हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके हम लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक रहेंगे हमारे, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोरोजन और जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रेंसिडिटी। ये दो ही टॉपिक है जो भी रिमेनिंग में रहे, बाकी सारा चैप्टर हमने लास्ट पार्ट में कर लिया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा कोरोजन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोरोजन इसे हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण, फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोजन होता है क्या है, तो देखिए the process in which metal reacts with air, water vapor या वाटर भी हो सकता है, ठीक है, एसिड एंड केमिकल्स, then its surface, upper surface या surface is destroyed। धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट्स विद एयर, वाटर वेपर, एसिड, केमिकल्स, देन इट्स सरफेस इज डिस्ट्रॉयड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोई भी मेटल सरफेस होती है, अगर अपने वो वाटर से या एसिड से या किसी भी केमिकल से, ठीक है ना, वाटर से या एसिड से या फिर किसी केमिकल, जैसे कि आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कोई सॉल्ट हो सकता है, अगर इनसे रिएक्ट करती है तो इसकी ये जो सरफेस होती है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। यही जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो देखिए, संक्षारण किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर धातु अपने वाटर यानी कि पानी या फिर वायु या अपने अम्ल या किसी भी रसायन से क्रिया करके अपने खराब होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर सरफेस। जो कॉपर मेटल होती है उसकी सरफेस के ऊपर अपने, अगर उसको थोड़ा समय के लिए एनवायरनमेंट में ओपन छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या आपका कोरोजन ही है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर सरफेस, ठीक है। चांदी की जो सतह होती है, चांदी जो होती है उसको अगर एनवायरनमेंट में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी जो ऊपर की लेयर होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी ब्लैक हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या है, कोरोजन का ही एग्जांपल है। अब इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा आयरन होता है वो वाटर से और ऑक्सीजन से दोनों से रिएक्ट करता है और अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है Fe2O3.X2, ठीक है। तो ये जो अपने कंपाउंड बना है, ठीक है, यही अपने किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट या फिर जंग का फॉर्मूला होता है। कभी पूछ लिया जाए रस्ट या जंग का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3.X2। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, जो अपने एक्स जो है कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 10, ठीक है। तो ये अपने फिक्स नहीं होते, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, एक्स से शो करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अपने रस्ट का फॉर्मूला। अगर इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और जो वाटर होगा, ये तो वाटर है, एक्स से लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के आगे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। रस्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देन हम देखते हैं जो आपकी कॉपर सरफेस जो होती है उसको ग्रीन कोटिंग कैसे आती है। तो जो आपका कॉपर मेटल होता है वो वाटर से, ऑक्सीजन से और CO2 से, इन सभी से अपना रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है CuOH2.CuCO3। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसके अंदर ये जो CuCO3 होता है, कॉपर कार्बोनेट, इसका जो कलर होता है मेनली वो आपका ग्रीन कलर होता है। इसलिए इसे अपने जो कॉपर मेटल होगी उसके ऊपर कैसी लेयर आ जाएगी, एक ग्रीन लेयर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें
चांदी की जो सतह होती है वो काली कैसे होती है, तो जो आपकी सिल्वर मेटल है वो एनवायरनमेंट के अंदर एक गैस होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे ये रिएक्ट कर लेती है और इससे कंपाउंड बना लेती है Ag2S, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी जो आपकी एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो जाएगी। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड है, इसका जो कलर होता है ना, ये कैसा होता है आपका ब्लैक कलर होता है। इसलिए जो आपकी चांदी होगी वो ऊपर से कैसे हो जाएगी, आपकी ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन में क्या होता है, मेटल जो होती है अपने किसी भी रसायन से या वायु से या फिर अपने वाटर से रिएक्ट करके क्या कर सकती है, अपने ऊपर की इसकी जो सरफेस होती है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन या फिर संक्षारण कहते हैं। ठीक है, देन देखिए इससे अपना बच कैसे सकते हैं, तो हम इससे अपने बचाव के उपाय देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी मेटल है सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, रेड ऑक्साइड के अपने लेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो फ्रॉम द पेंट और कोटिंग ऑफ रेड ऑक्साइड। ठीक है ना, रेड ऑक्साइड या पेंट करके। सेकंड आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, ऑयल और ग्रीस जो है उसकी आप लेयर अगर अपने किसी मेटल सरफेस पे लगा देते हो तो भी क्या हो सकता है, वो संक्षारण से बच सकती है। ठीक है, तो फ्रॉम द लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। थर्ड आपका देखिए, थर्ड हो सकता है कि आप किसी मेटल सरफेस पे किसी अदर मेटल की क्या कर दीजिए, लेयर चढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत लेपन। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना, विद्युत लेपन द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, जो एक मेटल सरफेस होती है उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की क्या कर दी जाती है, अपने विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे आपकी जो साइकिल वगैरह होती है, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम की लेयर को क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू अपने चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आयरन जो होता है वो अपने रस्टिंग से अपने सेफ रहता है। देन हम क्या कर सकते हैं, तो एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल को ही अपने लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो फ्रॉम गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन होता है क्या है, तो when zinc layer is coated on other metal surface, then it is called galvanization। ठीक है, तो जब भी किसी धातु के ऊपर अपने जिंक की लेयर को चढ़ा दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहते हैं। तो ये हमारे कुछ अपने वेज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से किसी मेटल को क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ आज का, कोरोजन या फिर संक्षारण। आज का हम सेकंड टॉपिक लेते हैं हमारा। देखिए सेकंड टॉपिक आज का हमारा है अपने रेंसिडिटी, जिसे हिंदी में हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता, देखिए ये क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही अपना पार्ट है। ठीक है, तो देखिए वैन फैटी substances are oxidized, then their taste and smell are changed. This process is called rancidity।
देखिए बहुत ही सिंपल सा ही है, रेंसिडिटी विकृत गंधिता, नेम से पता लग रहा है जो गंध होती है वो अपने विकृत या फिर चेंज हो जाती है। तो व्हेन फैटी सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, फैटी सब्सटेंस आपके जो वशीय पदार्थ होते हैं, व्हेन फैटी सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज देन देयर टेस्ट एंड स्मेल आर चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब भी कोई अपना फैटी सब्सटेंस वशीय पदार्थ अपने ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत कैसे होता है, जब उसके साथ ऑक्सीजन की क्या होगी, रिएक्ट होगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने पीछे देख लिया है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है। जब भी अपने किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन अटैच होती है, ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो जब भी कोई वशीय पदार्थ अपने ऑक्सीकृत होता है तो उसका जो अपने स्वाद और जो उसका अपने गंध होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस के थ्रू जो सब्सटेंस होगा आपका खाने वाला, उसका टेस्ट कुछ इस तरह से होगा जो अपने हम नहीं खा सकते, गंध भी कुछ इस तरह से हो जाएगी जो अनप्लीजेंट होगी, जो हमें अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया, ठीक है, रेंसिडिटी ऑफ पिकल, ठीक है ना, इन ओपन एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो पिकल आपका जो अचार होता है उसको अगर अपने ओपन एनवायरमेंट में रख दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, रेंसिडिटी विकृत गंधिता हो जाती है, ठीक है। सेकंड ले लीजिए आप, रेंसिडिटी ऑफ, ठीक है, वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती है उसकी विकृत गंधिता। सब्जियों वगैरह को भी अगर आप क्या करोगे, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी समय के लिए खुला छोड़ दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उससे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जिससे अपने कौन सा प्रोसेस होता है, अपने रेंसिडिटी का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका रेंसिडिटी था। अब इससे प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। देखिए प्रोटेक्शन, बचाव, तो पहला तो हम क्या कर लेंगे, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को रखेंगे, जिससे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सेकंड प्रोसेस हम करते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। जो आपका जो फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट जो कंटेनर होता है उसके अंदर अपने रख लेते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग या यूजिंग, बाय एडिंग द एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस क्या करते हैं, वो उस फूड का, अपने जो भी हमारे पास फूड है उसका अपने ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट। तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों को मिलाकर एक हम क्या कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं अपने, ठीक है, पेकिंग द फूड इन पैकेट्स in which nitrogen gas is filled, like चिप्स, भुजिया, कुछ भी हो सकता है आपका। तो फूड को हम ऐसे अपने पैकेट्स के अंदर पैक करेंगे जिसके अंदर क्या हो, आपके नाइट्रोजन गैस से फिल की भी हो, जैसे कि आपकी चिप्स होती है, भुजिया वगैरह होती है, ठीक है ना। और भी इस तरह के जो आपके पैकेट्स में जो भी अपने सामान आता है उनके अंदर कौन सी गैस होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, जो अपने क्या होता है उन फूडी सब्सटेंस का अपने ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा फूडी सब्सटेंस है उसको हम रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का, रेंसिडिटी। आपको ये समझ में आया होगा। देन हम आज देखते हैं दो डेफिनेशन हमारी छोटी छोटी। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, देखिए एक छोटा सा आपने दो डेफिनेशन का एक टॉपिक है। फर्स्ट है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हिंदी में इसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक,
देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन होगी आपकी, उसके अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन कोई अदर सब्सटेंस करता है, ठीक है ना। तो जो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो उस सब्सटेंस के लिए क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो हम सिंपल सा बोल देंगे दोज सब्सटेंस विच oxidize the other substance, ठीक है, are called, those substances which oxidize the other substances are called oxidizing agent। सिंपल सही है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को क्या करें, ऑक्सीकृत करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, दे रिड्यूस themselves, वे अपने आप को क्या करते हैं, वे अपने आप को अपने अपचयित करते हैं, ठीक है ना, खुद को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको अभी क्लियर होगी, एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा आपको। सेकंड हमारा जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको सिंपल सा आप कैसे बोलेंगे, -2 का चार्ज होता है जिंक के ऊपर, दिस टाइम अपने कोई चार्ज नहीं है, जिंक के ऊपर फिलहाल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट करता है, जिससे अपने क्या होता है, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, और जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक का अपने यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया आपका, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो ऑक्सीकरण है या जो ऑक्सीडेशन है किसने किया, कॉपर ने किया, और सिमिलरली कॉपर का जो रिडक्शन हुआ वो रिडक्शन किसने किया, जिंक ने किया। तो अगर इन दिस रिएक्शन अगर हम बात करें तो जिंक जो है यहाँ पर कॉपर का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो जिंक को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर अपने जिंक से इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण किसने किया, कॉपर ने किया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोलेंगे, अपचायक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो इस तरह से ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं उसका हम पता करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ, जिससे और ज़्यादा आपकी चीज़ जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। सपोज हमने माना कि MgCO3 की रिएक्शन सपोज वो अपने सोडियम से करते हैं, तो यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे Na2CO3, और प्लस में Mg क्या हो जाएगा आपका, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे MgCO3 जो है अगर हम देखें इसको तो Mg इन दिस कंपाउंड Mg पर +2 का चार्ज है और CO3 पर क्या चार्ज है, -2 चार्ज है। फिलहाल Na सोडियम पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब सोडियम जो होता है वो मैग्नीशियम ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो सोडियम मैग्नीशियम को इसकी जगह से क्या करना चाहेगा, डिस्प्लेस करना चाहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हो गया। अब डिस्प्लेस करने के लिए ये जो मैग्नीशियम का चार्ज है ये क्या होना चाहिए, अपने बिल्कुल 0 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो दिस केस में क्या होगा, अपने जो सोडियम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, अपने मैग्नीशियम को डोनेट करेगा। तो जैसे ही अपने सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा। सोडियम अपने आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है जिसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 सोडियम जो होंगे वो अपने रिएक्ट करेंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और Na और CO3 रिएक्ट करके Na2CO3 बनाएंगे और Mg क्या हो जाएगा आपका, सेपरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो सोडियम का तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, और मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये प्रोसेस हुआ है। अब अपने
सोडियम का जो ऑक्सीडेशन है वो किसने किया, वो मैग्नीशियम ने किया। तो मैग्नीशियम को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली मैग्नीशियम ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन करने वाला कौन है आपका, वो है सोडियम, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हुआ तो इसका रिडक्शन करने वाला सोडियम हुआ, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट को हम अपसेट बोल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, 10th में पूछा जाता है, 11th-12th के अंदर भी ये पूछा जाता है, वहाँ पर भी अपना एक रेडॉक्स चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी टाइम बच्चे इसके अंदर क्या रहते हैं, आपके कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम हमारा इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इसका जो दूसरा नाम होता है वो आपका क्या होता है, डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, हिंदी में इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन होती है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको मैंने बताया था कौन सा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड जो बताया था वो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ही बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो थर्ड आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको फोटोलाइसिस। ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन तो किसकी प्रेजेंस में होती है, आपकी हीट की प्रेजेंस में होती है। ऊष्मा देने पर कोई अगर सब्सटेंस ब्रेक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस के अंदर क्या था, कोई सब्सटेंस था, अगर उसको अपने हम सनलाइट के अंदर रख दें और अगर वो डीकम्पोज हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को पास करने पर अपने क्या होता है, वो डिसोसिएट होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल था वो आपका वाटर था, और हमने सेकंड एग्जांपल क्या लिया था, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर Na और Cl2 सोडियम और अपने क्लोरीन गैस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपका वाटर भी था। तो इसका जो प्रोसेस है वो पूरा आपके बुक के अंदर गिवन है, तो आज हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अपना कंटेनर ले लेते हैं या फिर कोई प्लास्टिक का मग ले लीजिए। इस मग को हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, ये हमने मग ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 होल कर देते हैं। 2 होल किए हमने, और होल करके हमने यहाँ पर 2 रबड़ स्टॉपर लगा लिए। क्या लगा लिया, 2 रबड़ स्टॉपर लगा लिए। ये लीजिए। सिमिलरली साइड भी हम क्या कर लेते हैं, 2 एक इधर भी रबड़ स्टॉपर को लगा दिया जाता है। ये हमारा रबड़ स्टॉपर है। इस रबड़ स्टॉपर पर हम क्या करते हैं, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, इसे हम लगा देते हैं। ठीक है ना, ये हमने क्या ले लिए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए आपके। सेल को आपने देखा होगा, सेल को कोई ब्रेक करके देखना, उसके अंदर आपको कार्बन की अपने काली रोड मिलेगी, वो आपके क्या होते हैं, सेल के इलेक्ट्रोड ही होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। जो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ये जो अपने इलेक्ट्रोड बने होते हैं ये भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक, इन दोनों के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। ये लीजिए, हमने इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दी है। इन दोनों के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब को रख दिया हमने, ये लीजिए। और फिर हम क्या करते हैं, ये रबड़ स्टॉपर है, इसका हम जो कॉन्टेक्ट है वो एक बैटरी से कर देते हैं। बुक में आपके दिया हुआ है कि इसके 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच करते हैं, कोई जरूरी नहीं कितने वोल्ट की बैटरी हो सकती है। और आगे इसका कनेक्शन हम एक स्विच से कर देते हैं। स्विच क्या करेगा, इस जो सर्किट है इसको ऑन ऑफ करेगा। बैटरी जो इसके अंदर क्या फ्लो करेगी, करंट को फ्लो करेगी। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं आपके। इससे टेस्ट ट्यूब को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। और अब क्या करते हैं, हम इस
जो आपका मग है इसके अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं। जब आप इसके अंदर वाटर को फिल करोगे तो ये जो वाटर है ये हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी। अब देखिए ये सारा हमारा एक प्रोसेस हो गया। ये हमारा क्या है, मग या कोई कंटेनर है, पात्र बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, ये हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए, कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये जो है ये है रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर। ठीक है, ये आपका बैटरी है, ये स्विच है, ये वायर हो गया। अब देखिए ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके नेगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। तो जो करंट फ्लो होगी वो कहाँ होगी, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर। तो ये करंट भी फ्लो होगी अपने। तो इस तरह से ये हमारा इसके अंदर क्या हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने एक मग लिया या कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 2 होल किए, होल करके हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 रबड़ स्टॉपर लगा दिए हैं। ठीक है ना, रबड़ स्टॉपर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। जो पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रोड अटैच है वो आपका क्या हो गया, एनोड वाला है। और जो नेगेटिव वाले से अटैच है वो आपका कौन सा हो गया, वो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड हो गया है। ठीक है, अब अपने इन रबड़ स्टॉपर के साथ हमने 2 इलेक्ट्रोड को अटैच किया। फिर ये जो रबड़ स्टॉपर है इसके ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब को लगा दिया उल्टा करके। ठीक है ना, वैसे आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह से होती है आपकी, कुछ इस तरह से आपकी टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। देन इसका जो कॉन्टेक्ट है वो हमने एक बैटरी और स्विच से कर दिया है। और फिर इस कंटेनर के अंदर हमने पानी को फिल कर दिया। जब इसके अंदर पानी को फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर भी क्या होगा, आपका पानी चला जाएगा। ये लीजिए इसके अंदर पानी चला गया। अब हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। जब आप यहाँ डॉट लगाओगे तो ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। क्या होगा, जैसे हम इसके अंदर अपने स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच को ऑन करने से क्या होगा, इसके अंदर करंट का फ्लो होगा। तो आपका जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और वाटर डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन होने से आपकी H2O से आपकी एक तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2 गैस का, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हम कर लेते हैं, इसके आगे 2 लिख देते हैं, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। अब अपने ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस अगर H के ऊपर वैसे नॉर्मल चार्ज देखें आप तो H के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के अंदर अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मल चार्ज देखें तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो अपने आयन है वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो नेगेटिव वाले से होगा। नेगेटिव वाले कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब आपकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर अपने एयर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एयर बबल है, ठीक है, ये हमें क्लियरली दिखाई देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे ये जो वाटर इसके अंदर फिल था इसका वॉल्यूम अपने क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉरी हाइड्रोजन गैस अपने जाएगी तो हाइड्रोजन गैस का अपना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो वाटर था उसके अंदर कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। सिमिलरली जो O2 है, अगर O2 के अंदर आप जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर नॉर्मल चार्ज क्या होता है आपका, -2 चार्ज होता है। तो ये माइनस आयन वाला है, तो ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर अपने ये क्या टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर ये ऑक्सीजन गैस चली जाएगी। तो यहाँ पर अपने एयर बबल हमारे को क्लियर शो होंगे और यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन गैस फिल हो जाएगी। तो ये देखिए हमने O2 गैस ले लिया, ठीक है। अब अपने हमने क्या देखा, जो हाइड्रोजन गैस होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन गैस से जस्ट डबल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल केस में देखते हो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, H2O जो होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर वॉल्यूम देखें या फिर अपने अमाउंट देखें तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन की जस्ट क्या है, डबल है। 2H+ आयन है और एक ऑक्सीजन का क्या है, -2 आयन है। सिमिलरली अगर नॉर्मल देखा जाए तो ऑक्सीजन से जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर जब बात आएगी कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो ऑक्सीजन से जस्ट क्या होगी, डबल वॉल्यूम या डबल अमाउंट के अंदर अपने फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम करते क्या अपने,
ये सारा पहले कंटेनर को अटैच करते हैं, कंटेनर अटैच करके हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो जो वाटर होगा, जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जैसे ही फ्लो होगी तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। एक बनाएगा हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्या बनाएगा आपका ऑक्सीजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस जो होगी वो पॉजिटिव अपने चार्ज वाली है, तो ये नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होगी, तो ये कहाँ पे जाके जमा होगी, तो ये कैथोड वाला जो अपने इलेक्ट्रोड है ये वहाँ पर जाके अपने क्या होगी, जमा होगी। इसका जो वॉल्यूम होगा आपका वो ऑक्सीजन से जस्ट क्या होगा, डबल होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 2x वॉल्यूम, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस जो होगी वो आपकी कहाँ पे जाके जमा होगी, ये एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे जमा होगी, और इसका जो वॉल्यूम क्या होगा वो आपका x हो जाएगा, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा उसका जस्ट डबल वॉल्यूम अपने किसका होगा, हमेशा हाइड्रोजन का होगा। इसलिए अगर आप जब डायग्राम बनाते हो तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से जस्ट क्या बनाना है, आपको डबल बनाना है, ठीक है ना। और इस तरह से आप ये शो कर दें, ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर आपकी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब अपने एक क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, काफ़ी कई बार ये पूछा जाता है कि इन चिप्स पैकेट्स नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड, ठीक है, एक्सप्लेन इट, या फिर वाइस हो, कुछ भी बोल देगा आपको। तो देखिए जो चिप्स के पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है, तो सिंपल सा, अभी हमने रेंसिडिटी का प्रोसेस पढ़ा था। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो आपका फैटी सब्सटेंस या जो फूड होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनके टेस्ट और जो आपके स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो अपने अगर हम नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस द फूड सब्सटेंस या जो अपने चिप्स वगैरह है जो अपने क्या, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज, दे आर सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो लंबे समय तक क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। इसलिए दैट्स वाई वी फिल नाइट्रोजन गैस इन द चिप्स पैकेट। तो अपने जो चिप्स के पैकेट है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। सिंपल सा ही है, ठीक है। एक आपका देखिए कुछ कंपाउंड्स है जिनके नेम आ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, फिक्स है। इस चैप्टर से अपने जैसे आता है कौन कौन से, जैसे FeO है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। एक आपका Fe2O3, तो इसका नेम क्या होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एक होता है Fe3O4। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ये तीनों अपने क्या है, तो FeO जो होता है इसके अंदर जो Fe है वो +2 चार्ज वाला होता है। Fe2O3 होता है उसके अंदर जो Fe के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है आपका +3 चार्ज होता है, इसलिए इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। फेरस ऑक्साइड का जो सेकंड नेम है वो भी लिख देता हूँ मैं, ये इसका नेम सेकंड नेम होता है आयरन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड। Fe3O4 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो अपने जो सेकंड नेम होता है वो होता है आयरन, ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेकंड, देन थर्ड और देन ऑक्साइड। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो Fe3O4 होता है ना, ये वास्तव में एक अपने कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स है किसका, FeO एंड Fe2O3, ठीक है। Fe3O4 के अंदर ये दोनों एक साथ अटैच होते हैं, तो आपको पता है FeO के अंदर इसकी आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो सेकेंड है, और Fe2O3 के अंदर थर्ड है, तो ये दोनों एक साथ है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में लेता हूँ CaO, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नेम नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट नेम आपका क्या है, वो है कि इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम, ठीक है। हिंदी में इसे बिना भुजा चुना कहते हैं, बिना भुजा चुना, ये इंपॉर्टेंट नेम है आपका, ठीक है। सिमिलरली मैं एक नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूँ CaOH2, इसे वैसे क्या कहा जाता है, जैसे CaO आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह CaOH2 को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं, इसे कहा जाता है सेकंड नेम स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। इसे क्या हम कहते हैं, भुजा चूना या भुजा हुआ चूना, ये नेम इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं CaCO3,
ठीक है। तो इसे कैल्शियम वैसे तो क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं, लेकिन कई बार आ जाता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है। जनरली क्या बोलते हैं, स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, पत्थर का फॉर्मूला तो भी यही होता है आपका, ठीक है। देन देखिए MgOH2, ठीक है। इसे वैसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इम्पोर्टेंट आपका ये नेम है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो कहा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नेम आपका क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन आपका देखिए एक तो कंपाउंड और CuSO4.5H2, तो इसे क्या कहा जाता है, वैसे भी है अपने क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है, या फिर इसे अपने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नेम क्या है कि इसे ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है ना, नीला थोथा बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट नेम है। सिमिलरली आपका FeSO4.7H2, अगर FeSO4 के साथ बात करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितने अटैच होंगे, 7 अटैच होंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है ना, इसे हरा थोथा बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना CuSO4.5H2 नीला थोथा बोला इसीलिए जाता है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है आपका, ब्लू या फिर नीला होता है, और इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका, ग्रीन होता है, इसीलिए इसका नेम ही क्या होता है आपका, ग्रीन विट्रियोल होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसके अंदर हमने सारी रिएक्शन देखी है, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो देखा था कहने, ठीक है। और जो रिएक्शन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, वो देखा था, रिएक्शन के टाइप देख लिए थे, फिर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह ये क्या होता है वो देखा। ऑक्सीडेशन के जो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट है आपके, एक तो आपका कोरोजन है, दूसरा क्या आपका रेंसिडिटी वो देख लिया, और अपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो वाटर दिया है वो देख लिया, और ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके सर्टेन नेम है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने सारे देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।